नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की हमारी टूल्स की सेकंड क्लास रहेगी और पिछली क्लास के अंदर जो पीछे की जो वीडियो थी जिसके अंदर कुछ जो मिसिंग हो गया था, मतलब जो वीडियो थी वो पॉज हो गई थी, रुक गई थी। तो आज हमने पहले उन टूल्स को देखेंगे और फिर हमने उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अगला जो हमारा जो पॉइंट था जिसके अंदर हमने बात कर रहे थे, राउंड नोज प्लायर के बारे में बात कर रहा था और ये अपने प्लायर के बारे में पढ़ रहे थे। और यहाँ मैंने आपको जो प्लायर बताए थे, जो पहला जो अपना था वो था कॉम्बिनेशन प्लायर और दूसरा जो आप लोगों ने पढ़ा था साइड कटिंग या डायगोनल जिसको प्लायर बोला जाता है, साइड कटिंग या डायगोनल प्लायर जिसको बोला था अपने। और तीसरा जो अपने पढ़ने वाले हैं वो राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो राउंड नोज प्लायर्स होगा, इसकी आगे से अगर आप लोग नोज देखें तो ये राउंड है। इसका मतलब इसका इस्तेमाल आप लोग काम क्या करेंगे, कोई भी जो वायर्स होगी उसका आप लोग काम क्या करेंगे, हुक या लूप बनाने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे आपके पास ये तार है इस तरीके से और इसको आप क्या करोगे, लूप बनाओगे तो इस तरीके का ये क्या बनेगा, एक लूप बनेगा। तो लूप या हुक बनाने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कौन सा प्लायर का यूज करेंगे तो राउंड नोज प्लायर होगा। इसके साथ आप लोग इसकी शेप भी याद रखना, आपको ये डायग्राम दे दिया जाए और पूछे कि किस प्रकार का प्लायर है तो भी आप लोग यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अगला देखें, अगला था अपने पास फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर अगर आप लोग देखें इस तरीके से आपके पास फ्लैट नोज प्लायर होगा तो इसके अंदर आगे वाली जो इसकी नाक देखेंगे तो वो चपटी है, यानी कि एकदम क्या फ्लैट है। तो इसका इस्तेमाल किसी वस्तु को पकड़ने के लिए करेंगे तो इस तरीके से इसका यूज करेंगे। तो ये जो आपके पास होगा फ्लैट नोज प्लायर, तो इसके अंदर तो याद रखेंगे तार का हुक या लूप बनाने के लिए यूज करेंगे। और जबकि आपके पास जो राउंड नोज जो फ्लैट नोज प्लायर्स होगा इसका इस्तेमाल आप लोग किसी छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए करेंगे, यानी कि वस्तुओं को पकड़ने के लिए यूज करेंगे। इसके अलावा एक चीज और देखें, एक इसके अंदर आता है लॉन्ग नोज प्लायर, वो अभी है नहीं वरना आपको मैं दिखाता। लॉन्ग नोज प्लायर यानी कि इसके अंदर अगर आप लोग देखें ये जो होगा ये पार्ट थोड़ा सा क्या होगा, लंबा होगा, यानी कि जहां आपका हाथ नहीं पहुंच पाता वहां उन वस्तुओं को पकड़ने के लिए या नट बोल्ट को बाहर निकालने के लिए तो वहां इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये प्लायर के बारे में डिटेल थी। तो आज अपने जो बात करेंगे, आज अपने कुछ अलग जो नए जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए अपने पास कौन कौन से जो अलग चीजें हैं या कौन कौन से नेक्स्ट जो टूल होंगे। तो आज का जो पहला जो अपना टूल रहेगा ये अपने पास ये जो है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये पिंसर है, ठीक है। तो इसके बारे में देखो पिंसर का क्या यूज करेंगे। देखो पिंचर की अगर आप लोग शेप देखें तो आपके पास देखेंगे इस तरीके से, यानी कि इसका इस्तेमाल क्या हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल आप लोग काम क्या करेंगे, जैसे कहीं आपकी टेबल के अंदर या कहीं भी कील होगी तो उसको ऐसे पकड़ेंगे और कील को बाहर निकालने के लिए। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि कील को बाहर निकालने के लिए दो चीज़ों का याद रखेंगे। एक तो आपको मैंने बताया था कला हैमर जो आप लोगों ने कल क्लास पढ़ी थी, एक ये पिंसर जो होगा इसका इस्तेमाल आप लोग काम क्या करेंगे, पिन निकालने की, कील निकालने के लिए यूज करेंगे। तो यानी कि इसका जो नॉर्मली जो उपयोग होगा वो क्या करेंगे, कील को निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखें ये जो आपके पास टूल है इसको बोला जाता है वायर स्ट्रिपर, यानी कि ये जो आपको खांचा जो दिख रहा है यहाँ पर इस खांचे की सहायता से आप लोग तार को भी काट सकते हो। इसके अलावा याद रखना इसके अंदर आप लोग किसी भी केबल को फंसाने के बाद इसको ऐसे करेंगे तो ऊपर वाला जो इंसुलेशन होगा वो वहां से क्या होगा, हट जाएगा। यानी कि इसका इस्तेमाल आप लोग काम क्या करेंगे, वायर स्ट्रिपर जो होगा, यानी कि कोई भी जो केबल होगी उसका इंसुलेशन को हटाने के लिए, यानी कि केबल का इंसुलेशन हटाने के लिए। तो इंसुलेशन हटाने के लिए अगर आपसे पूछा जाए किसका यूज करेंगे तो वायर स्ट्रिपर जो होगा वो केबल का इंसुलेशन हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे जो वायर स्ट्रिपर होगा ये जो आपको जो बीच में आपको देखेंगे तो दोनों तरफ वी ब्लॉक सा बन रहा है। जब इसको आप लोग ऐसे रखेंगे तो इस वी ब्लॉक के अंदर क्या होगा, केबल का ऊपर वाला इंसुलेशन आएगा। जब इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो कट हो जाएगा, फिर आपको कट करने के बाद उसको खींच लेंगे। तो यानी कि इसका यूज आप लोग काम क्या करेंगे, किसी भी केबल जो होगा इसका इंसुलेशन को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आज हमने जो पढ़ने वाले हैं, या एक चीज देखें मेरे पास ये वायर का केबल का टुकड़ा है। तो देखो इसको इस तरीके से अगर आप लोग प्रेस करेंगे, इसको ऐसे काट भी सकते हो इस तरीके से। नॉर्मली इसका इस्तेमाल इंसुलेशन को हटाने के लिए किया जाता है कि जैसे मैंने इसको काटा तो ऊपर वाला जो इंसुलेशन देखो किस तरीके से अलग हो गया। दोबारा देखें
इसको इस तरीके से इस बी ब्लॉक में फंसाएंगे। फंसाने के बाद देखिए इसका कटिंग प्लान देखो किस तरीके, जिस तरीके से कैंची होती है उसी तरीके से होता है। इस तरीके से ये क्या होगा, ऊपर वाला इंसुलेशन क्या होगा, अगर आप लोग देखें तो ये इंसुलेशन के ऊपर क्या लग गया, कट। अब आप लोग इस वाले पार्ट को इसमें क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, इसको खींचेंगे तो ये आगे वाला इंसुलेशन क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ से ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अब देखो, अब अपने टूल का जो है वो वर्गीकरण करेंगे, उसके क्लासिफिकेशन जो करेंगे उसके यूज के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो आज हमने जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे अपने मार्किंग टूल। मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल का मतलब क्या होगा कि कोई भी आपके पास सीट होगी, कोई भी आपके पास मटेरियल होगा या कोई भी वस्तु, उसके ऊपर मार्क करना आपको, उसके ऊपर निशान बनाने, तो वहां इसका आपने क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये मैं यहाँ मार्किंग टूल लिख देता हूँ कुछ। एक मार्किंग टूल बनेंगे पंच के बारे में, एक अपने पास होगा स्क्राइबर, और इसके अलावा एक अपने पास होगा सरफेस गेज होगा, इसके अलावा एक अपने पास होगा वी ब्लॉक। ये वी ब्लॉक जो होगा ये फिटर वाले स्टूडेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एक अपने पास क्या होगा, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट होगी एक अपने पास। इसके अलावा एक सरफेस प्लेट भी होगी और एक टेबल भी होता है जो आपको मैं बाद में बताऊंगा। एंगल प्लेट होगी एक, ठीक है। और देखें अपने पास कौन कौन सा है, इसके अलावा डिवाइडर देखें, और एक अपने पास ट्रेमल होगा, ठीक है। तो ये आप लोग देखें। अब मार्किंग टूल मैं आपको बारी बारी से ये दिखाता हूँ, फिर अपने बारी बारी से इनके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप लोग देखिए 3 प्रकार के अलग अलग टाइप्स के क्या पंच होंगे, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पंच लिखा है आपको ये 3 प्रकार के पंच बताऊंगा। डॉट पंच होगा, प्रिक पंच होगा और सेंटर पंच होगा। उसके बाद देखें ये जो मैंने यहाँ लिखा स्क्राइबर, स्क्राइबर देखो, ये जो मेरे पास है ये स्क्राइबर है, इस तरीके से एक पेंसिल की तरह यूज होगा इसका, अपने बात करेंगे आगे। ये जो है ये स्ट्रेट स्क्राइबर है, इसके अलावा बेंड स्क्राइबर भी होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा मैंने आपको लिखा सरफेस गेज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सरफेस गेज होगा, ठीक है। इसको देखें, और इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो स्क्राइबर था ये अपने पास क्या था, प्लेन था, जबकि ये देखें तो ये बेंड है थोड़ा सा, इसका भी यूज अपने बात करेंगे कहाँ करेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक अगर आप लोग देखें तो अंग्रेजी का जो वी अक्षर होगा उसके समान आपकी क्या करती दिखाई दे रही होगी। और फिर अपने पास अगला जो है वो क्या, एंगल प्लेट। तो ये अगर आप लोग देखें 90 डिग्री के एंगल पर एक प्लेट है मेरे पास, तो ये एंगल प्लेट होगी। और ये जो है ये डिवाइडर है, और ये अगर आप लोग देखें तो ये ट्रेमल है। तो ये जितने भी मैंने मार्किंग टूल लिखे आप लोगों ने यहाँ देख लिए होंगे। अब बारी बारी से इनके ऊपर बात करेंगे अपने। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा पंच। देखो पंच का वैसे मतलब मुक्का भी होता है, आप लोग किसी भी चीज को पंच करोगे, पंच करने का मतलब आप लोग उसको क्या करोगे, उसको मारने का काम करोगे। तो यानी कि यहाँ अपने बात करें जो पंच होगा, जितने भी मार्किंग टूल होंगे ये हाई कार्बन स्टील के बने होंगे, और इनका जो पॉइंट जो होगा वो हार्ड और टेपर किया जाता है। यानी कि जैसे मेरे पास क्या है कि जैसे ये मेरे पास है यहाँ पर, इसका आगे वाला ये जो पार्ट होगा जिसका यूज मैं क्या करूंगा, मार्किंग करने के लिए करूंगा, तो ये हार्ड और टेपर किया जाता है ताकि इस पॉइंट को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पंच की बात करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो मटेरियल यूज करेंगे, ये सामग्री यूज करेंगे, किसकी बनी होती है तो उसके बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर जो मटेरियल यूज करेंगे तो वो याद रखेंगे हाई कार्बन स्टील होगा, ठीक है। ताकि ये जो भाग हो ये उस जिस भाग पर पंच करे उसको क्या करे, पंचिंग के अंदर क्या करे, काम करे। यानी कि पंच करने का काम जो करेगा, यानी कि मटेरियल एक ऐसा होगा जो काम क्या करेगा, उसको हार्ड बनाएगा। और साथ में काम क्या होगा कि जैसे अपने पास क्या है, इस चीज के ऊपर मेरे को क्या करना है, मार्क करना है, तो ये वाला पार्ट हो, ये वाला इसको नुकसान ना हो, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, इसका जो कटिंग भाग जो होगा या जो मार्किंग भाग जो होगा, मार्किंग जो पार्ट जो होगा उसको आप लोग काम क्या करेंगे, हार्ड बनाएंगे। और इसके अलावा इसको क्या करेंगे, टेपर करेंगे। उष्मा उपचार की आपने विधियां पढ़ी होगी, टेम्पर करेंगे। तो इसको हार्ड और क्या किया जाता है, टेम्पर किया जाता है। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अब पंच जो होंगे वो 3 टाइप्स के होंगे।
तो इसके प्रकार देखें आप लोग, यूज के अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार के होंगे। एक तो अपने पास होगा वो होगा सेंटर पंच, पहला जो अपने पास है वो है सेंटर पंच। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा अपने पास डॉट पंच। इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं। तो यहां 2 बातें तो आप लोग ये याद रखेंगे। तो मार्किंग टूल का यूज आप लोग किसी भी सीट पर मार्क करने के लिए करेंगे। तो पहला जो रहेगा पंच के टाइप के अंदर वो रहेगा सेंटर पंच। फिर दूसरा अपने बात करेंगे डॉट पंच, ठीक है। और तीसरा जो अपने पास रहेगा वो रहेगा प्रिक पंच। पंच की जो नॉर्मल शेप जो होती है वो इस तरीके से होती है। और इसके ऊपर जो मैंने थोड़ा सा क्रॉसिंग ना लगाया और ये पीछे वाला जो पार्ट होगा इस तरीके से। तो ये जो भाग होगा, ये जो इसका भाग होगा, ये आपका क्या है, कटिंग पार्ट है जो इसको कट करने का काम करेगा। और ये आगे वाला जो देख रहे हो यहां से आप लोग देखेंगे तो इसका ये जो कटिंग एंगल बनेगा, सेंटर पंच के अंदर कटिंग एंगल जो रखा जाएगा वो 90 डिग्री रखा जाएगा। डॉट पंच के अंदर अपने बात करें तो डॉट पंच के अंदर ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। यानी कि कटिंग एंगल अगर आपसे पूछा जाए या मार्किंग एंगल पूछा जाए, मार्किंग एंगल लिखेंगे इसको, तो मार्किंग एंगल इसके अंदर जो होगा वो कितना डिग्री होगा, वो 60 डिग्री होगा। और प्रिक पंच के अंदर होगा वो 30 डिग्री होगा। तो एक तो 3 बातें ये याद रखेंगे। लेकिन उसके बाद देखें आप लोग, ये जो आपको यहाँ से जो दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर ये जो छोटे छोटे इस तरीके से क्रॉसिंग जो मैंने लगाया यहाँ पर, इस क्रिया को बोला जाता है नर्लिंग, या इसको बोला जाता है नर्लिंग। नर्लिंग जो अगर आपसे पूछा जाए कि नर्लिंग क्यों की जाती है, तो ये जब आप लोग इसका यूज करें तो आपका हाथ इसके ऊपर क्या रहे, फिक्स रहे, यानी कि फिसले ना, यानी कि घर्षण को बढ़ाने के लिए काम करता है। कि अगर आप लोग देखें पेंसिल जो होती है अगर वो चिकनी होगी तो जब इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो वो फिसल जाती है, लेकिन अगर उसका ऊपर वाला जो अगर आप लोग छील देते हो फिर उसको पकड़ेंगे तो मजबूती रहती है। यानी कि ये जो भाग काम करेगा, नर्लिंग जो काम करेगा, ये पंच को आसानी से पकड़ने के लिए ही यूज की जाती है। मतलब नर्लिंग इसीलिए बनाई जाती है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अब अपने पास सेंटर पंच, एक डॉट पंच और एक प्रिक पंच। अब इन तीनों को देखेंगे हमने। तो अब मेरे पास देखो 3 जो मैंने आपको यहाँ बताया है कि ये सेंटर पंच होगा, ये डॉट पंच होगा और ये प्रिक पंच होगा। पहले तो आप लोग इनको देखें। ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है ये डॉट पंच सेंटर पंच है। इसका ये जो कटिंग एंगल देख रहे हो ये जो 90 डिग्री होगा, यानी कि आगे से ये क्या करेगा, थोड़ा सा मोटा है। फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये जो कटिंग वाला जो भाग है ये थोड़ा सा अंदर जा चुका है। तो थोड़ा सा आप लोग देखें इसको। अब ये जो भाग है ये आपका क्या है, प्रिक पंच है। अब इन तीनों के अंदर आप लोग देखें इस तरीके से ये तीनों, तो ये आपका जो होगा ये सेंटर होगा, ये डॉट होगा और ये कौन सा होगा, प्रिक पंच होगा। अब तीनों का देखो, इसका जो यूज क्या करेंगे कि जैसे आपके पास क्या होगा, ये मान लेते हैं माइल्ड स्टील की सीट है। अब आपको काम क्या करना है, इस पर ड्रिलिंग करनी है। तो ड्रिलिंग करने का मतलब कोई भी आप लोग इस पार्ट को क्या करोगे, ड्रिल करना चाहते हो, तो ड्रिल काम क्या होगी, जब चलेगी तो वो इसके ऊपर क्या करेगी, फिसलेगी, यानी कि इस पर फिसलेगी। तो उसके फिसलने को रोकने के लिए आप लोग काम क्या करेंगे, जिस भाग पर आपको ड्रिलिंग करनी है, जितने जितने एरिया पर ड्रिलिंग करनी है, तो आप लोग सेंटर पंच लेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और इस पर क्या करेंगे, पंचिंग करेंगे। तो इसका जो पंचिंग एंगल पूछा जाए या इसका मार्किंग एंगल पूछा जाए तो ये 90 डिग्री होगा, ये बात याद रखेंगे। और दूसरा इसका यूज अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, इसका अगर आपसे यूज पूछा जाए तो कोई भी जो सीट होगी, यानी कि जो धात्विक सीट होगी, मेटेलिक सीट होगी, धात्विक सीट पर काम क्या करेंगे, धात्विक सीट पर ड्रिलिंग करने से पहले क्या करेंगे, मार्किंग करने के लिए, ड्रिलिंग से पूर्व क्या करेंगे, मार्किंग। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ड्रिलिंग से पूर्व मार्किंग करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो आप लोग याद रखेंगे सेंटर पंच। तो ड्रिलिंग से पूर्व मार्किंग के लिए, तो इसके अंदर 2 बातें याद रखेंगे। और दूसरा मैंने आपका इसका जो एंगल बताया था वो याद रखेंगे, पंचिंग एंगल याद रखें या मार्किंग एंगल याद रखें, वो 90 डिग्री होगा। इसके अलावा एक चीज़ ये बात बताई थी कि ये जो नर्लिंग होगा, एक तो इसको पकड़ने के लिए, दूसरा आप लोग काम क्या करेंगे कि जैसे आपके पास ये सीट है, आपने इसको ऐसे पकड़ा। अब जब आप लोग हैमर से इसको चोट करेंगे तो आपके हाथ क्या होंगे, वो नीचे की ओर फिसलेंगे, यानी कि आपके हाथ फिसले ना, जब हैमर से चोट मारे तब इसको यूज करने के लिए किया जाता है। तो नर्लिंग आपसे पूछा जाए तो नर्लिंग काम क्या होगा, यानी कि इसको पंच को क्या करेंगे, पंच को मजबूती से पकड़ने के लिए जब आप लोग काम क्या करें,
इस पर चोट मारे, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। फिर जो मैंने आपको बताया था डॉट पंच के बारे में, ठीक है, इसका ये जो कटिंग एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, या मार्किंग एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसका इस्तेमाल आप लोग काम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल केवल मार्क करने के लिए करेंगे, मार्क के लिए, यानी कि निशान बनाने के लिए करेंगे किसी भी सीट के ऊपर। उसके बाद देखें ये जो है अपने पास ये प्रिक पंच, इसका जो कटिंग पॉइंट देखेंगे थोड़ा सा और पतला थिक है, यानी कि जैसे जैसे इसका ये एंगल कम होगा आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉफ्ट मटेरियल पर जो यूज करेंगे, यानी कि जो नरम धातुएं जो होगी, यानी कि नरम धातुएं जैसे अपने पास हो गया तांबा हो गया, एल्यूमिनियम होगा, वहां काम क्या करेंगे, नरम धातुओं पर मार्किंग करेंगे। तो आपके पास 3 पंच है, 3 पंच के अंदर याद रखेंगे पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखें इनका जो एंगल, ये जो मार्किंग एंगल है यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे पूछा जाए कि सेंटर पंच का मार्किंग एंगल कितना होगा तो आप लोग याद रखना 90 होगा। डॉट का पूछा जाए तो आप लोग 60 याद रखेंगे। प्रिक का पूछा जाए तो कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये 3 जो अपने पास है ये पंच के बारे में डिटेल थी। अब अपने बात करेंगे स्क्राइबर के बारे में। तो ये बना किसका होगा, तो जितने भी जो कटिंग टूल जो मार्किंग टूल जो होते हैं नॉर्मली अगर आप देखें तो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। अब हमने बात करेंगे स्क्राइबर की, ठीक है। तो स्क्राइबर के अंदर मेटल अगर आपसे पूछा जाए तो मेटल वही होगा। एक चीज और देखो, एक चीज मैं और बताना भूल गया कि इसका अगर आपको निर्धारण अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि जो पंच जो था इसका निर्धारण पूछा जाए तो इसका लंबाई इंटू क्या करेंगे, व्यास में करेंगे। जैसे मैंने लिखा 150 mm इंटू लिखा मैंने 10 mm। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा, 10 mm होगा, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ये पूरी कितनी है, 150 mm। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जो इसका जो व्यास यूज करेंगे अपने इसकी जो मार्किंग करेंगे या निर्धारण करेंगे वो एक तो याद रखेंगे लंबाई और व्यास के अकॉर्डिंग भी इसका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो याद रखेंगे कि जो पंच जो होगा उसको जिसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे एक तो लंबाई के अकॉर्डिंग करेंगे, दूसरा व्यास। लंबाई ये पूरी होगी और व्यास इसका यहाँ से अगर आप लोग मेजर करके देखेंगे तो ये इसका क्या होगा, व्यास होगा। अब मैं जो आपको बता रहा था यहाँ पर स्क्राइबर देखें, स्क्राइबर को आप लोग क्या बोलेंगे, खरोंचनी। अगर आप लोग हिंदी में बात करें तो खरोंचनी होगा। इसके अगर आप लोग मटेरियल की बात करें किसकी बनी होगी तो जो मैंने आपको बताया था उसी की बनी होगी। क्लासिफिकेशन भी जो अभी मैंने आपको बताया था लंबाई और व्यास के अकॉर्डिंग करेंगे। इसके अलावा इसके जो प्रकार अगर अपने बात करें, एक तो अपने पास होगा स्ट्रेट स्क्राइबर और एक अपने पास होगा बेंड या क्या होगा, मुड़ा हुआ। तो दोनों देखें आप लोग कि ये जो है ये जो होगा ये स्ट्रेट स्क्राइबर होगा और ये अगर आप लोग देखें ये थोड़ा सा क्या बेंट है। इसका इस्तेमाल देखो काम क्या करेंगे कि ये आपके पास मेटल की सीट है, इस पर आप लोग काम क्या करेंगे, स्टील रूल की सहायता से ऐसे लाइनिंग करनी है, या इसका इस्तेमाल एक पेंसिल की तरह यूज किया जाता है सीट के ऊपर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस टूल का इस्तेमाल पेंसिल के समान किया जाता है तो भी आप लोग याद रखेंगे किसकी तरह किसका यूज करेंगे, स्क्राइबर का करेंगे। दूसरी बात याद रखना ये 2 प्रकार का होगा, स्ट्रेट होगा और एक बेंट होगा। स्ट्रेट स्क्राइबर का देखो यूज क्या करेंगे, यानी कि धात्विक जो सीट होगी, यानी कि धात्विक सीट पर क्या करेंगे पर लाइनिंग करने के अंदर या समांतर रेखा के लाइनिंग खींचने के लिए या लाइनें खींचने के लिए, तो धात्विक सीट पर क्या करेंगे, लाइनिंग करेंगे। लेकिन जो बेंट जो होगा, बेंट का थोड़ा सा देखो अलग पर्पज है कि इस वाले पार्ट से तो आप लोग लाइनिंग कर सकते हो, लेकिन ये जो पार्ट होगा ये देखो कैसे करेंगे कि अपने पास क्या ये कोई भी पाइप है, इस पाइप के अंदर अपने क्या करेंगे, मार्किंग करना चाहते हैं तो अपने काम क्या करेंगे, इस पाइप के व्यास के अकॉर्डिंग ये बेंट होगा, अलग होगा। तो इसके अंदर आप लोग मार्किंग करना चाहते हो तो इसे अंदर डाल करके इसको मार्किंग किया जाता है। यानी कि किसी भी खोखले वाले जो पार्ट जो होगा उसके ऊपर अगर आप लोग मार्किंग करना चाहते हो तो ये जो बेंट जो है 90 डिग्री पर ये जो बेंट किया गया, इसको मोड़ा जो गया है, इसका यूज करेंगे हमने। यानी कि इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, खोखली जो होगी, खोखली पाइपें जो होगी या खोखली जो नलियां जो होगी या खोखली पाइप या कोई भी खोखला जो पार्ट होगा उसके ऊपर क्या करेंगे, मार्किंग करने के लिए। खोखली पाइप के अंदर क्या करेंगे, मार्किंग करने में।
तो ये दो बातें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। एक तो स्क्राइबर जो होगा वो दो टाइप का होगा, एक स्ट्रेट होगा और एक कौन सा होगा, बेंड होगा या बैंड होगा। इसका मतलब स्ट्रेट स्क्राइबर का इस्तेमाल धात्विक सीटों पर मार्किंग करने के लिए करेंगे, जबकि जो मुड़ा आवाज होगा इसका, ये जो मुड़ा हुआ जो पार्ट होगा इसका यूज आप लोग काम क्या करेंगे, कोई भी जो खोखली पाइपें जो होगी, खोखली नलियां जो होगी, उनके अंदर अगर आप लोग मार्किंग करना चाहते हो तब इस वाले पार्ट का यूज करेंगे। बना किसका होगा, इसका निर्धारण कैसे करेंगे, जो पंच के अंदर बताया था उसके जैसे ये बिल्कुल है। अगला देखें हम लोग, अगले जो दो है अपने पास, एक का जो नाम रहेगा डिवाइडर और दूसरा जो रहेगा अपना ट्रेमल। देखो दोनों का यूज होगा वो सेम होगा। आप लोग बचपन के अंदर अगर आप लोग देखें तो जब आप लोग छोटे थे तो उस समय आपके जो प्रकार के साथ साथ एक ऐसी चीज भी आती थी, देखा होगा आप लोगों ने इस तरीके की। तो ये जो होगा ये काम क्या करेगा, ये माप को स्थानांतरित करने में भी यूज होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई माप ले ली इस तरीके से, इन दोनों पॉइंटों को मिला लिया। अब ये जो माप होगी स्टील रूल जो होगा, इस स्टील रोल पर लेके जाएं और इसको आप लोग चेक करेंगे, यानी कि माप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। दूसरा इसका यूज क्या करेंगे, ये जो पार्ट होगा जितने सेमी या जितने mm व्यास का आपको क्या करना है या त्रिज्या का आपको क्या करना है कि वर्त बनाना है, यानी कि इसका अगर आप लोग देखेंगे ज्यादा नहीं खुलेगा। कोई भी जो धात्विक सीट होगी उस पर आप लोग काम क्या कर सकते हो, छोटे वर्त बना सकते हो इस पार्ट की सहायता से। इसको ऐसे रखेंगे और इसको जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, एक वर्त का निर्माण करेगा। तो इसके अंदर क्या याद रखना है, डिवाइडर जो होगा, डिवाइडर का यूज अगर आपसे पूछा जाए तो काम क्या करेगा, एक तो याद रखेंगे माप स्थानांतरित करने में, और दूसरा क्या याद रखेंगे, छोटे वर्त बनाने में। ठीक है। ट्रेमल की अगर अपने बात करें, देखो ये अपने पास ट्रेमल है और इसके ये जो पार्ट है ये एडजस्टेबल है, इनको आप लोग आगे पीछे भी कर सकते हो इस तरीके से। यानी कि यहाँ से आप लोग काम क्या करेंगे, अगर आपको बड़े वर्त बनाने हैं, यानी कि बड़े वर्त बनाने हैं, तो यहाँ इनकी पिन होती है जिसको अंदर अपने फिट करेंगे और धात्विक सीट पर इसको ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे क्या करेंगे, जब इसको रोटेट करेंगे तो आपको काम क्या करेगा, वो बड़े वर्त का निर्माण करके देगा। तो ट्रेमल का इस्तेमाल अगर आपसे पूछा जाए कि बड़े वर्त अगर बनाने हैं तो किसका यूज करेंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रेमल। यानी कि इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, बड़े वर्त को बनाने में। तो छोटे वर्त को बनाने में अगर पूछा जाए किसका यूज करेंगे और बड़े वर्त का बनाने का पूछा जाए तो किसका यूज करेंगे, तो यहाँ आप लोग याद रखना, छोटे वर्त अगर पूछा जाए तो डिवाइडर होगा, अगर बड़े वर्त अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, ट्रेमल होगा। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखना। अब एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो बना होगा अगर आपसे पूछा जाए तो ये इसका जो बॉडी जो होगी वो कास्ट आयरन की बनी होगी, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। आपका जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो ये है कि माप को स्थानांतरित करना है तो आप लोग किसका यूज करेंगे, तो डिवाइडर का यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग याद रखें, छोटा जो वर्त अगर बनाना है किसी भी मेटेलिक सीट पर तो आप लोग किसका यूज करेंगे, डिवाइडर का, और अगर आपको बड़ा बनाना है तो ट्रेमल का यूज करेंगे। उसके बाद आप लोग देखें दो मार्किंग टूल है और अपने पास, और मार्किंग टूल देखें आप लोग। एक मैंने आपको बताया था वी ब्लॉक और एक अपने पास था एंगल प्लेट। पहली बात आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों के दोनों जो है ये फिटर के अंदर ज्यादा यूज किए जाते हैं, फिटर ट्रेड जो होती है इसका ज्यादा यूज करती है। दूसरी बात ध्यान रखना, इनके अंदर ये जो मेटल यूज होगा ये कास्ट आयरन की बनी होती है, दोनों की दोनों। यानी कि आप लोग याद रखें तो कास्ट आयरन का क्या होगा, इनका पार्ट होगा। कास्ट आयरन को आप लोग ढलवा लोहा भी बोल सकते हो। ठीक है। अब आप लोग देखें, ये जो मैंने आपको बताया था ये वी ब्लॉक है, यानी कि वी ब्लॉक के अंदर अगर आप लोग देखें, अगर आपके पास पाइप है, अगर आप लोग देखें कि ऐसे कोई बड़ी वस्तु है और वो पाइप है तो इसको ऊपर मार्किंग करना चाहते हो तो आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इस वी ब्लॉक में रखेंगे, और वी ब्लॉक रखने के बाद आप लोग देखेंगे तो ये जो पार्ट होगा ये मूव नहीं करेगा, ये स्थिर रखने का काम करेगा इसको। तो वी ब्लॉक की सहायता से मार्किंग करते हो अपने किस पर, जो बेलनाकार जो पाइपें होती है या बेलनाकार जो वस्तुएं होती है उन पर मार्किंग करने के लिए। तो यानी कि बेलनाकार पाइपें नॉर्मली बेलनाकार ही होगी, पाइपों पर क्या करने का मार्किंग करने में करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें एंगल प्लेट देखें तो एंगल प्लेट का अगर एंगल देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और इसके अलावा ये वी ब्लॉक के अभी एंगल में बात करूं, अंदर वाला जो इस तरीके से ये जो एंगल बनेगा ये नॉर्मली 90 डिग्री होगा। यानी कि इसका एंगल अगर आपसे पूछा जाए
तो ये नॉर्मली कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और एक बात और देखें इसके अंदर कि अगर आप लोग काम क्या करें, इस पर अगर आप लोग काम क्या करें कि कोई भी सीट जो होगी उसको आप लोग सहारा देंगे तो इसको ऐसे रखेंगे, और यहाँ जो कोई भी जो पार्ट होगा अपना इसको आप लोग ऐसे रखेंगे, और फिर आप लोग इस पर जो क्या करें, मार्किंग करना चाहो, कटिंग करना चाहो, जो भी करना चाहो वो कार्य कर सकते हो। और ये जो ग्रूव जो यहाँ पे जो खांचे बनाएंगे इसको आप लोग काम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे जॉब को, और इस जॉब की स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ आप लोग काम क्या करेंगे, नट बोल्ट की सहायता से इसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ताकि ये जो पार्ट होगा वो मूव ना करे। तो ये जो आपके पास जो था ये तो था एंगल प्लेट, और इसके अंदर ध्यान रखना कि इसका इस्तेमाल आप लोग काम क्या करेंगे, किसी भी जॉब को सहारा देने के लिए, यानी कि जॉब को सपोर्ट प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां तक आप लोग ये याद रखेंगे। तो ये जो आपके पास थे ये थे मार्किंग टूल। मार्किंग टूल एक बार और देखें आप लोग, पहला जो मैंने आपको पार्ट बताया था वो था आपके पास पंच। पंच आप लोग याद रखेंगे बना किसका होगा, इसके साइज का निर्धारण कैसे करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर 3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, सेंटर पंच हो गया, डॉट पंच हो गया, प्रिक पंच हो गया। इनका जो एंगल है आपको, जो मार्किंग एंगल है वो आप लोग याद रखेंगे। सेंटर पंच के अंदर होगा वो 90 डिग्री होगा, डॉट पंच के अंदर होगा वो 60 डिग्री होगा, और प्रिक पंच की अगर अपने बात करें तो वहां जो होगा वो 30 डिग्री होगा। तो ये आप लोग 3 एंगल जो है पेपर के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा एक बात और याद रखें, ये जो स्क्राइबर जो मैंने आपको बताया था ये बैंड सब्सक्राइबर होगा, और ये अपने पास था स्टेट। तो इसका इस्तेमाल मैंने आपको बताया था पेंसिल की तरह करेंगे, लेकिन इसके आगे वाला जो ये जो एंगल होगा ये आप लोग याद रखें, ये नॉर्मली 12 से 15 डिग्री के बीच में होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके अलावा वी ब्लॉक था अपने पास, सरफेस प्लेट थी, तो सबका अलग अलग क्या होगा, यूज होगा। तो कल की जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने बात करेंगे मेजरिंग टूल के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।